बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। इमरान आरामदेह कुर्सी पर नींद दराज था क्योंकि अभी इसके ज़ख़म भरे ना थे। सवाले वो दवा हासिल करने गया था जो फ़ौरी तौर पर ज़ख्मों को मुंतमिल कर सकती थी, और इसके साथ साथ अचानक सवाले को इत्तला मिल गई कि कर्नल डेविड GB5 के साथ इस अस्पताल के करीब पहुंच गया है जहां इमरान और इसके साथियों का इलाज हो रहा था। तो इमरान की हिदायत पर सवाले ने अपने साथियों को अस्पताल की गाड़ी में अपने एक काम से अड्डे पर भिजवा दिया ताकि कर्नल डेविड को डॉज दिया जा सके, और फिर खुद इमरान और इसके साथियों को एक और अड्डे पर ले आया गया। और यहाँ पहुँचते ही इमरान ने जूलिया और तनवीर को डॉक्टर हारन की सेक्रेटरी मारिया से पूछगछ करने के लिए भेज दिया, क्योंकि अब इसने यही प्लान बनाया था कि किसी तरह डॉक्टर हारन को इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाला जाए। इसे महसूस कर लिया था कि इस बार इसराइल ही हुक्काम ने इस कॉम्प्लेक्स को इस अंदाज में सील्ड कर दिया है कि इसके अंदर दाखिल होने की कोई सूरत नज़र ना आ रही थी, और वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। और इमरान जानता था कि जितना वक्त भी गुजर रहा है वो वक्त पाकिस्तान के खिलाफ और इसराइल के हक में ही जा रहा है। जबकि इसे कैप्टन शकील को कॉम्प्लेक्स का नक्शा देकर इस कॉम्प्लेक्स में ताज़ा हवा के लिए किए जाने वाले इंतजामात की तलाश के लिए भेज दिया था, ताकि अगर दोनों में कोई भी काम हो जाए तो वो इस मिशन को मुकम्मल करे। इसे मालूम था कि कर्नल डेविड भूत की तरह इसके पीछे लगा हुआ है और वो इसी तरह लगा रहेगा, इसलिए वो चाहता था कि अब जल्द अज जल्द इस मिशन को मुकम्मल कर डाले। अब सब कुछ तो सामने आ गया था, लेकिन अब मसला किसी तरह भी कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होकर इसे तबाह करने का था। और अब तक की जो सूरत हाल सामने आई थी इसके मुताबिक ये काम बज़ाहिर नामुमकिन बना दिया गया था। इमरान सोच रहा था कि अगर वो ठीक होता तो ख़ुद मारिया से जाकर मालूमात हासिल करता, लेकिन इसकी हालत ऐसी थी कि वो तेज़ी से हरकत ना कर सकता था। इसने मजबूरन इसे जूलिया और तनवीर को भेजा था। इसे मालूम था कि जूलिया में ऐसी सलाहियतें हैं कोई ये काम बहरहाल सरंजाम दे लेगी, और तनवीर चूँकि फितरी तौर पर तेज़ी से काम करने का आदी है, इसलिए तनवीर की वजह से ये काम ज़्यादा जल्दी मुकम्मल हो सकेगा। वैसे अपने तौर पर इसने ये प्लानिंग बनाई थी कि अगर डॉक्टर हारन किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाए तो फिर इसके ज़रिए किस तरह इस कॉम्प्लेक्स को तबाह किया जा सकता है, और इसके लिए इसने सवाले की मदद से एक खुसूसी साख्त का एयर वायरलेस चार्जर बम हासिल कर लिया था, जिसकी मदद से वो आसानी से अपना मिशन मुकम्मल कर सकता था। लेकिन अब मसला सिर्फ डॉक्टर हारन के बाहर आने का था। इस वक्त इमरान सफदर के साथ कमरे में बैठा हुआ था। अभी तक ना ही जूलिया और तनवीर की तरफ से कोई इत्तला आई थी और ना ही कैप्टन शकील वापस आया था, इसलिए इमरान कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा हुआ था। इमरान साहब, क्या डॉक्टर हारन की कोई ऐसी कमज़ोरी होगी कि जिसकी मदद से वो इन हालात में कॉम्प्लेक्स से बाहर आने पर मजबूर हो जाए? सफदर ने, जो साथ ही इस तरह की आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था, इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम शायद अभी तक इसी पॉइंट पर गौर कर रहे हो। इमरान ने आंखें खोलकर सीधे होते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैंने वाकई इस पर गौर किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अव्वल तो डॉक्टर हारन में ऐसी कोई कमज़ोरी ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक नामवर साइंसदान है, और अगर हुई भी सही तो वो इन हालात में किसी सूरत भी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ जा सकता। सफदर ने कहा, सफदर, हमारे पेशे में जो कुछ भी किया जाता है अंदाजे की बिना पर ही किया जाता है। मैंने कब कहा है कि ऐसी कमज़ोरी लाजमन डॉक्टर हारन में होगी, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि डॉक्टर हारन बहरहाल इंसान है। वैसे तुमने शायद ख्याल ना किया हो, लेकिन मैंने इसकी रिहाइश गाह में इसके दफ्तर के अंदर दीवार पर लगी हुई 4 ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि डॉक्टर हारन साइंसदान होने के बावजूद नफसियाती तौर पर लेडी किलर भी है। लेडी किलर का मतलब समझते हो ना? इमरान ने कहा, हाँ, मैं भी तो वहाँ आपके साथ था, लेकिन मैंने तो वहाँ ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी जिससे आपने ये अंदाज़ा लगाया हो। सफदर ने हैरान होते हुए कहा, ये वाज़ेह तस्वीरें नहीं हैं, तजरीदी आर्ट पर मबनी तस्वीरें थीं, और ऐसी तस्वीरों के इंतखाब से ही इसकी नफसियाती और जहनी कैफियत का अंदाज़ा सही तौर पर लगाया जा सकता है, बशर्ते यह कि कोई इस नुक्ता नज़र से इन तस्वीरों का जायज़ा ले। इन तस्वीरों में औरतों को एक ख़ास अंदाज में पेंट किया गया था, एक ऐसे अंदाज में कि बज़ाहिर ये तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी सी लकीरों पर मबनी नज़र आती थीं। इनसे डॉक्टर हारन की औरतों के मामले में नफसियाती और फितरी कजरुई बहरहाल सामने आ जाती हैं, और इन तस्वीरों को देखकर ही मैंने ये प्लानिंग की है। मारिया इसकी तवील अरसे तक सेक्रेटरी रही है, और सेक्रेटरी को बहरहाल अपने बॉस के तमाम राजों का इल्म होता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि मारिया कोई ना कोई ऐसी बात बता देगी जिसे इस्तेमाल करके डॉक्टर हारन को इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी ये एक अंदाज़ा है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सके जैसा मैंने सोचा है, लेकिन इस पर काम तो किया जा सकता है, इमरान ने तफसील देते हुए कहा, और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया।
आपने जो जदीद साख्त का वो वायरलेस चार्जर बम मंगवाया है, वो तो लामहला डॉक्टर हारंग के कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते ही चेक हो जाएगा और इसे बेकार कर दिया जाएगा। फिर चंद लम्हों खामोश रहने के बाद सफदर ने फिर कहा, यह तो बात की बात है। तुम्हें पहले ये बात पूछनी चाहिए कि डॉक्टर हारंग वो बम लेकर कॉम्प्लेक्स में क्यों दाखिल होगा, इसे बाहर क्यों ना छोड़ जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ वाकई ये तो इंतहाई अहम बात है, सफदर ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। तुमने इस बम को देखा है? इमरान ने कहा। नहीं, आपने बताया था कि आपने सवाले के जरिए से मंगवाया है, सफदर ने जवाब दिया। ये कोई आम बम नहीं है सफदर, मेरा मतलब है कि बारूद से बना हुआ बम नहीं है, बल्कि इसमें इंतहाई जदीद तरीन और ताकतवर तरीन फोर्स रेस इस्तेमाल की गई हैं, जो डिचार्ज होते ही तेज़ी से हर तरफ फैल जाती हैं और फिर एक मखसूस फासले पर फैलने के बाद वो खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाती हैं। और ये इस कदर ताकतवर होती हैं कि तुम इसे एटम बम की ताकत का 10वां हिस्सा समझ लो। और तुम्हें सुनकर हैरत होगी कि ये ईजाद भी इसराइल की है। इसराइल ने तो इसे खुसूसी मकासद के लिए तैयार किया था, लेकिन एक्रीमिया में ऐसा खुसूसी असलहा बनाने वाली तंजीमें मौजूद हैं जो ऐसा असलहा खुफिया तौर पर तैयार करके इसे मार्केट में फ़रोख्त कर देती हैं। इस तरह ऐसा असलहा हर जगह पहुंच जाता है। और तुम शायद ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि इंतहाई खौफनाक वायरलेस चार्जर बम साख्त के लिहाज से 1 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी एक पट्टी की सूरत में है। और बस, इमरान ने कहा तो सफदर के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात नमूदार हो गए। आपको कैसे मालूम हुआ कि ये इसराइल की ईजाद है? सफदर ने कहा। इसका नाम ज्यूइश बम रखा गया है और ये नाम ही बता रहा है कि ये इसराइल की ईजाद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सफदर ने अस्बात में सर हिला दिया। अब मैं आपकी बात समझ गया, आप डॉक्टर हारंग के इल्म में लाए बगैर इसके लिबास में इसे छुपा देंगे। इस तरह ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा और डॉक्टर हारंग को इसका इल्म ही ना हो सकेगा, सफदर ने कहा। अब तुमने समझदारी की बातें शुरू कर दी हैं, और वो भी सवालिया की अदम मौजूदगी में, इमरान ने कहा तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। ये आपको अचानक सवालिया कैसे याद आ गई? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी कारकर्दगी को देखकर, बल्कि अब मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा जिस टीम में तुम शामिल होगे इसमें सवालिया को भी लाजमन शामिल किया जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे चीफ की मिन्नतें क्यों ना करनी पड़े, इमरान ने कहा तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। आपने ज़बरदस्ती सवालिया को मुझसे नथी कर रखा है, हालांकि मेरा ख्याल है कि सवालिया इस टाइप की लड़की नहीं है, सफदर ने कहा। अच्छा, तो फिर किस टाइप की लड़की है वो? इमरान ने कहा और सफदर एक बार फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। औरतों की नफ्सियात मुझसे ज़्यादा आप समझ लेते हैं, इसलिए आप ही बताएं कि वो किस टाइप की लड़की है, सफदर ने हंसते हुए कहा। अगर तुम ऐसा समझते हो तो फिर तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि मैंने इसे ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ नथी कर रखा है। इमरान भला कहाँ इतनी आसानी से काबू में आने वाला था। ठीक है, आप अगर ऐसा समझते हैं तो समझते रहें, मुझे बहरहाल इन मामलों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लंबे लंबे ठंडे सांस भी भर रहे हो और ये भी कह रहे हो कि दिलचस्पी नहीं है, इमरान ने कहा और सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, दरवाज़ा खुला और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुआ। कुछ पता चला? इमरान ने चौंक कर पूछा। नहीं इमरान साहब, मैंने बड़ी टक्करें मारी हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि नक्शे के मुताबिक जहाँ ऐसा हो सकता था वहाँ मकामी आबादी है और आम लोगों के मकानात हैं। हो सकता है कि इसे खुफिया रखने के लिए ही वहाँ आबादी बनाई गई हो और किसी खास मकान के अंदर इसका सिस्टम रखा गया हो, लेकिन अब इस मकान को तलाश करना नामुमकिन है और ये आबादी फ़लस्तीनियों की है, कैप्टन शकील ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। वाकई इस कॉम्प्लेक्स को खुफिया रखने के लिए इसराइली हुक्काम ने बेहद मेहनत भी की होगी और इंतहाई जहानत से भी काम लिया होगा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लाजमन इस आबादी के अंदर कोई ना कोई ऐसा मकान होगा जिसमें यह सिस्टम होगा और इस मकान पर काबिज अफराद लामहला सरकारी होंगे। बहरहाल ठीक है, जूलिया और तनवीर वापस आ जाएं, इसके बाद अगर ज़रूरी हुआ तो फिर इस आबादी का सर्वे भी कर लेंगे, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद इमरान की कुर्सी के साथ ही मौजूद एक तपाई पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। सवाले बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रेड हॉक के सरबराह नौजवान सवाले की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। वो ग्रुप जिसे आपकी बजाय अस्पताल में गाड़ी में भिजवा दिया गया था, इन्हें GP5 ने हलाक कर दिया है और इसके लीडर शाहब को वो अपने साथ ले गए हैं, सवाले ने कहा। ओह वेरी सैड, बड़ा अफसोस है इतने नौजवानों की मौत पर, इमरान ने बड़े अफसोस भरे लहजे में कहा। अफसोस तो होता है जनाब, लेकिन बहरहाल आला मकासद के लिए कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं और हम तो ना जाने कितने तवील अरसे से मुसलसल कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं। मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि कहीं शाहब को आपके किसी प्रोग्राम के बारे में तो इल्म नहीं था, क्योंकि शाहब आपको बेहद पसंद करता था और वह अस्पताल में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब रहने की कोशिश करता था, सवाले ने कहा। मेरा ख्याल है कि इसे किसी खास बात का इल्म नहीं है, अलबत्ता इसे यहाँ तुम्हारे अड्डे का इसे इल्म ना हो
इमरान ने कहा। नहीं, इस बारे में बेफिक्र रहो। इस अड्डे का इल्म इसे नहीं है और ना ही मेरे अलावा किसी और को इल्म है, स्वाले ने जवाब दिया। ठीक है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से खुदा हाफिज कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इन लोगों ने हमारी जगह अपनी जानें कुर्बान की हैं, इसलिए मुझे ज़ाती तौर पर इनकी मौत पर दिली अफसोस हो रहा है, इमरान ने अफसरदा से लहजे में कहा। और सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। कैप्टन शकील, तो बाहर जाकर पहरा दो। हो सकता है कि साहब को इल्म हो और कर्नल डेविड हमारे अचानक यहाँ सरों पर पहुँचे, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ उठा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और जूलिया अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे तनवीर था, जिसके कंधे पर किसी को उठाया हुआ था। ये कौन है? इमरान ने चौंक कर पूछा। डॉक्टर हारंग, जूलिया ने कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, वेरी गुड, ये हुई ना बात, वेरी गुड, इमरान ने बेसाख्ता कहा। तो जूलिया के चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तासुरात उभर आए, जबकि तनवीर ने नीचे बिछे हुए कालीन पर डॉक्टर हारंग को लिटा दिया। इसे किस तरह बेहोश किया गया है? इमरान ने कहा। गर्दन में बल देकर। क्यों? तनवीर ने चौंक कर कहा। इसलिए पूछा हूँ कि कहीं ये अचानक होश में ना आ जाए, इमरान ने कहा। नहीं, जब तक इसकी गर्दन का बल सीधा नहीं होगा ये होश में नहीं आ सकेगा, तनवीर ने कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। अब मुझे तफसील बताओ कि शानदार कारनामा तुमने कैसे सर अंजाम दिया, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने तफसील बतानी शुरू कर दी। इस सूजन के आदमियों को मारने की ज़रूरत ना थी। बहरहाल ठीक है, तुम लोगों ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि इसके मुकाबले में ये मामूली बातें हैं। कैप्टन शकील को बुलाओ, इमरान ने कहा। वो वाकई इस वक्त बेहद खुश नज़र आ रहा था और तनवीर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि दरवाज़ा खुला और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुआ। ये कौन है? कैप्टन शकील ने कहा। डॉक्टर हारंग, तनवीर ने जवाब दिया। तो कैप्टन शकील बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, वेरी गुड, ये तो तुमने वाकई कारनामा कर दिखाया है जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था, कैप्टन शकील ने इंतहाई तहसीन आमेज लहजे में कहा। तो तनवीर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये तो इमरान मुझे काम करने का मौका ही नहीं देता, वरना शायद इतना लंबा चक्कर चलाने की ज़रूरत ही ना हो और काम हो जाए, तनवीर ने कहा। और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कैप्टन शकील, स्वाले ने जो ज्यूइश बम और इसके साथ स्पेशल मेडिकल बॉक्स लाकर दिया था वो तुमने सेफ में रखा था, वो लेकर आओ, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। तनवीर, तुम इसका कोट और कमीज उतार दो, इमरान ने तनवीर से कहा। तो तनवीर सर हिलाता हुआ कालीन पर बेहोश पड़े हुए डॉक्टर हारंग पर झुक गया। ये ज्यूइश बम क्या आप इसके जिस्म के अंदर फिट करेंगे? सफदर ने कहा। हाँ, वरना तो ये लाजमन कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होते ही चेक हो जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये बम इंसानी खाल के अंदर भी तो चेक हो सकता है, सफदर ने कहा। नहीं, ये इंसानी नफ्सियात है कि वो चेकिंग मशीनरी ऐसी नस्ब करता है कि वो चीज़ चेक कर सके जो इंसान के पास हो। आमतौर पर यह बात जहन में नहीं आती कि कोई आदमी अपने जिस्म के अंदर बम लेकर आ सकता है और इसके लिए ऐसी मखसूस मशीनरी चेकिंग में इस्तेमाल नहीं की जाती, इमरान ने जवाब दिया। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन क्या ये वाकई डॉक्टर हारंग है भी सही या नहीं? सफदर ने कहा। तनवीर और जूलिया ने जो तफसील बताई है इसके मुताबिक ये डॉक्टर हारंग ही होगा। मैं चाहता हूँ कि ये इसी बेहोशी के आलम में ही अपने कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाए और इसे मालूम ही ना हो कि इसका टकराव हमसे हुआ है। अलबत्ता अब तुम्हारे कहने पर इस बम के साथ साथ इसके जिस्म में मखसूस टेलीव्यू बटन भी लगाना पड़ेगा ताकि इसकी नकलो हरकत और इसकी बातें भी हम तक पहुँच सकें, इमरान ने कहा। और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, आपने इस ज्यूइश बम की जो लंबाई और चौड़ाई बताई है, इतनी लंबी चौड़ी चीज़ आप जिस्म में कहाँ लगाएंगे? चंद लम्हों बाद सफदर ने कहा। इसकी पुष्ट में ऐसी जगह जहाँ ये हरकत करने में रुकावट ना बन सके, इमरान ने जवाब दिया। और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर पर सदर साहब की बताई हुई फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, डेविड कॉलिंग, ओवर। कर्नल डेविड ने सदर के बताए हुए कोड के मुताबिक ओहदे का नाम साथ ना लिया और सिर्फ डेविड कहा था। यस, LBC अटेंडिंग यू, ओवर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये आवाज़ बहरहाल डॉक्टर हारंग की ना थी। अलबत्ता कर्नल डेविड LBC के अल्फाज से समझ गया था कि कॉल लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स से अटेंड की जा रही है। मैं GP5 का चीफ डेविड बोल रहा हूँ, डॉक्टर हारंग से बात कराएं, ओवर। कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा। कोड दोहराएं, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल डेविड चौंक पड़ा। यही तो कोड है, और क्या कोड दोहराऊं, ओवर। कर्नल डेविड ने छिलाए हुए लहजे में कहा। सॉरी, कोड दुरुस्त नहीं है, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और कर्नल डेविड होंको की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर ट्रांसमीटर को देखने लगा। इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि इससे कोड दुरुस्त बताया है, अपना नाम कर्नल डेविड की बजाय सिर्फ डेविड बताया है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कोड दुरुस्त नहीं है? इसने एक बार फिर बटन ऑन किया
हेलो हेलो, कर्नल डेविड, चीफ ऑफ GP5 कॉलिंग, ओवर। कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। कोड दोहराएं, ओवर। दूसरी तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी। क्या हिमाकत है, इसराइल के सदर साहब ने खुद ये कोड तय किया था कि मैं अपने नाम के साथ कर्नल नहीं कहूँगा, और इसी कोड के तहत फ़ोन पर मेरी डॉक्टर हारंग से बात भी हो चुकी है। फिर अब कौन सा नया कोड बन गया है? डॉक्टर हारंग से बात करो, मैंने इंतहाई अहम तरीन मामले में इनसे बात करनी है, ओवर। कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। आपने बाद में डॉक्टर हारंग से ट्रांसमीटर पर बात की थी और बातचीत में आपने खुद नए कोड तय किए थे, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल डेविड बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके साथ ही इसके जहन में शहाब की वो बात आ गई कि इनके अड्डे से एक ट्रांसमीटर कॉल कैच हुई थी जिसमें कर्नल डेविड डॉक्टर हारंग से बातें कर रहा था। ओह ओह, वेरी बैड। ओह, मुझे रिपोर्ट मिली थी कि इस पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान ने मेरी आवाज़ में ट्रांसमीटर पर डॉक्टर हारंग से बात की थी, लेकिन मुझे ये मालूम ना था कि शैतान ने कोड भी बदल लिए हैं। ओह, वेरी सैड। बहरहाल अब मैं असल कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। सॉरी सर, मुझे क्या मालूम कि कौन असल है और कौन नकल, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। तुम ऐसा करो कि सदर साहब से तस्दीक कर लो, मैंने अभी सदर साहब से ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी मालूम की है। अरे हाँ, एक और बात, मैंने पहले जिस फ़ोन नंबर पर डॉक्टर हारंग से बात की थी, अब इस नंबर पर एक टेप चल रही है कि ये नंबर एक माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इस फ़ोन का नंबर मुझे इल्म है, इस फ़ोन नंबर का मुझे इल्म है, इस इमरान को नहीं था। इससे तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि कौन असल है और कौन नकल, ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। डॉक्टर हारंग इस वक्त इंतहाई अहम तरीन साइंसी काम में मसरूफ़ हैं, आप 1 घंटे के बाद कॉल करें, फिर मुलाकात हो सकती है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। डॉक्टर हारंग है तो लेबॉर्ट्री में ही, बाहर तो नहीं चले गए, ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। वो बाहर कैसे जा सकते हैं, वो इंतहाई अहम साइंसी काम में मसरूफ़ हैं, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बहरहाल मैं 1 घंटे बाद फिर कॉल करूंगा, लेकिन तुमने मेरी तरफ से डॉक्टर हारंग को ये पैगाम पहुंचा दो कि पाकिस्तानी एजेंट इन्हें लेबॉर्ट्री से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें कह दें कि वो किसी भी लेबॉर्ट्री से बाहर ना जाएं, ओवर एंड ऑल। कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात वाज़ेह थे। इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से इनके पीए की आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन रैंडल को भेजो, कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर कैडल पर रख दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और कैप्टन रैंडल अंदर दाखिल हुआ। इसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो, कर्नल डेविड ने मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो कैप्टन रैंडल ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर हारंग तो लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स में मौजूद है और किसी अहम साइंसी काम में मसरूफ़ है। इस तरह इसकी तरफ से तो इत्मीनान हो गया, लेकिन जब तक ये इमरान और इसके साथी पकड़े ना जाएं या हलाक ना हो जाएं, तब तक मुझे चैन नहीं आ सकता, कर्नल डेविड ने कहा। क्या आपकी बात डॉक्टर हारंग से हुई है? कैप्टन रैंडल ने पूछा। नहीं, बताया तो है कि वो इंतहाई अहम साइंसी काम में मसरूफ़ है जिसे फौरी तौर पर छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए 1 घंटे बाद बात हो सकेगी। लेकिन बहरहाल वो है कॉम्प्लेक्स के अंदर और मैंने इसके आदमी को बता दिया कि वो इसे मेरा हुक्म सुना दे कि वो किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में इस कॉम्प्लेक्स से बाहर ना आए, कर्नल डेविड ने जवाब दिया। यस सर, कैप्टन रैंडल ने कहा। सिर्फ यस सर कहने से बात नहीं बनेगी कैप्टन रैंडल, कर्नल डेविड ने अचानक झिलाए हुए अंदाज में मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा। सर, इमरान और इसके फ़लस्तीनी ग्रुपों की पनाह में हैं, इसलिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रेड ईगल में शामिल अपने मुखबर से इस बारे में खुसूसी मालूमात हासिल करें? कैप्टन रैंडल ने कहा। रेड ईगल में हमारे मुखबर? क्या मतलब? वहाँ हमारे मुखबर कहाँ हैं? वो तो इस तंजीम में है जिसका ताल्लुक शाकिर सराद से है। रेड ईगल तो अभी तक हमारे खिलाफ काम कर रहा है, कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा। जनाब, होटल ख़यात का मालिक सुफियान शुबाई के मुतालिक कहा जा सकता है कि इसका ताल्लुक रेड ईगल से है, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का वो क्लास फेलो भी रहा है और इनका गहरा दोस्त भी है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में आता जाता भी रहता है, इसलिए इस पर कोई हाथ डालने की जरूरत नहीं कर सकता। वरना मुझे यकीन है कि अगर इस पर हाथ डाला जाए तो हमें इस बारे में खासी मालूमात मिल सकती हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड ने बेख्तियार होंठ भेज लिए। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो आखिर रेड ईगल से ताल्लुक़ रखता है? बोलो, कोई सबूत दो, फिर देखो कर्नल डेविड कैसे इसकी गर्दन पकड़ता है, कर्नल डेविड ने कहा। सबूत तो है, लेकिन कैप्टन रैंडल बात करते करते बेख्तियार रुक गया। बोलो बोलो, रुक क्यों गए हो? कर्नल डेविड ने चौंक कर कहा। जनाब, इसके भतीजे स्वाले को एक बार मैंने पकड़ लिया था और इसने उगल भी दिया था कि इसका ताल्लुक रेड ईगल से है, लेकिन इस दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसे छोड़ने का खुसूसी हुक्म दे दिया और मुझे मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? जब इसने तस्लीम कर लिया था तो फिर इसे क्यों छोड़ा गया? कब की बात है? ये बात मेरे नोटिस में तो नहीं है, कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्से भरे लहजे में कहा।
जनाब, आप इन दिनों सदर साहब के साथ एक्रीमिया के दौरे पर गए हुए थे और मेजर ब्राउन साहब आपकी जगह इंचार्ज थे। उन्होंने मुझे खास तौर पर मदद कर दिया था कि इसका जिक्र आपसे ना करूं। कैप्टन रैंडल ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा। ये सॉले कौन है? क्या करता है? कहाँ रहता है? कर्नल डेविड ने होंठ भेजते हुए पूछा और इसके साथ ही वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। वो तो तब से गायब हो गया है। सुना गया है कि वो एक्रीमिया चला गया है, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया और फिर वो भी दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। ये वही सवाले तो नहीं जिसका जिक्र अभी साहब ने किया है, जो रेड ईगल का लीडर है और इसी ने इमरान और इसके साथियों को पनाह दे रखी है? अचानक कर्नल डेविड ने चौंकते हुए कहा। हो सकता है जनाब, वैसे ये नाम तो फ़लस्तीनियों में आम है, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। अगर सुफियान शुबाई का भतीजा रेड ईगल से ताल्लुक़ रखता है तो फिर लाजमन सुफियान शुबाई का भी ताल्लुक़ इस तंजीम से होगा। रिकॉर्ड में वो टेप मौजूद होगा जिसमें इस सवाले ने अपने आप को सुफियान शुबाई का भतीजा बताया था और तस्लीम किया होगा कि इसका ताल्लुक़ रेड ईगल से है, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, वो तो लाजमन रिकॉर्ड में मौजूद होगा, कैप्टन रैंडल ने कहा। तो फिर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ और जाकर वो टेप लेकर आओ, जल्दी करो। और सुनो, ये आकर ना कहना कि टेप नहीं है, ये इंतहाई अहम मामला है, इसलिए मुझे हर सूरत में और हर कीमत पर यह टेप चाहिए। जाओ, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और कैप्टन रैंडल तेजी से उठा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कर्नल डेविड ने एक बार फिर ट्रांसमीटर अपनी तरफ खिसकाया और इसका बटन ऑन कर दिया। फ्रीक्वेंसी पहले से ही इस पर एडजस्ट थी। हेलो हेलो, चीफ ऑफ GP5, कर्नल डेविड कॉलिंग। ओवर, कर्नल डेविड ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, LBC, ओवर, वही पहले वाली आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर हारंग से बात कराओ। ओवर, कर्नल डेविड ने कहा। यस, डॉक्टर हारंग बोल रहा हूँ। ओवर। चंद लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर हारंग की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल डेविड का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। डॉक्टर हारंग, मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान आपको कॉम्प्लेक्स से किसी भी तरह बाहर निकालने की मनसूबाबंदी कर रहा है, इसलिए उन्होंने आपकी साबका सेक्रेटरी मारिया पर भी तशद्दुद किया है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मारिया हलाक हो चुकी थी, इसलिए हम आगे ना बढ़ सके। मैंने फ़ौरन आपसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आपने फ़ोन पर टेप लगा रखी थी। मुझे आपकी ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी का इल्म ना था, चुनांचे मैंने सदर साहब से बात की। सदर साहब ने तमाम हालात सुनने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी दी। इस पर बात हुई तो आपके असिस्टेंट ने बताया कि आप इंतहाई अहम साइंसी काम में मसरूफ़ हैं और 1 घंटे के बाद बात कर सकते हैं, इसलिए अब मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ। आप बराए मेहरबानी किसी भी सूरत लेबॉर्ट्री से बाहर ना जाएं। कर्नल डेविड ने एक बार फिर सारी बात इसे बताते हुए कहा। तो ये काम इस पाकिस्तानी एजेंट ने किया है। वेरी सैड, मैं सोच कर पागल हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। ओवर, डॉक्टर हारंग की बड़बड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। कौन सा काम? किस काम की बात कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? ओवर, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। अब बात मुझसे निकल ही गई है तो मुझे मालूम है कि आप पूछे बगैर बाज नहीं आएंगे, और अगर मैंने ना भी बताया तो आप सदर साहब से कह देंगे और फिर सदर साहब के पूछने पर मुझे बहरहाल बताना ही पड़ेगा। बात यह है कि मैं कॉम्प्लेक्स से बाहर जाने पर मजबूर हो गया था। मेरी साहबका बीवी सूजन ने मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल किया और मुझे मजबूर किया कि मैं हर सूरत में इसके पास पहुंचूं। मैं चूंकि इसकी बात की किसी सूरत भी नहीं टाल सकता था, इसलिए मैंने स्पेशल वे ओपन किया और बाहर चला गया। अपने आदमियों को मैंने कह गया था कि फ़ोन पर टेप लगा दें कि फ़ोन मुअत्तल कर दिया गया है। मैं वापस आकर टेप ख़त्म कर दूंगा और किसी को ना बताया जाए कि मैं बाहर गया हूँ। यही बताया जाए कि मैं अहम साइंसी काम में मसरूफ़ हूँ। मेरा ख्याल था कि मैं जाकर सूजन को समझा कर 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं सूजन की रिहाइशगाह पर पहुँचा और कार से नीचे उतरा, अचानक मेरे सर पर धमाका सा हुआ और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं सीड फार्म के करीब दरख्तों के एक झुंड के अंदर पड़ा हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सब क्या हुआ है। बहरहाल मैं वहाँ से उठा और सीधा सीड फार्म में आ गया, लेकिन सीड फार्म पर पुलिस मौजूद थी क्योंकि वहाँ से लाशें मिली हैं। सीड फार्म पर काम करने वाले लोग भी मौजूद थे, वो मुझे जानते थे, इसलिए मैंने वहाँ से खुसूसी ट्रांसमीटर पर अपने असिस्टेंट जॉन फिशर से रब्ता किया। इसने स्पेशल वे खोला, लेकिन जैसे ही मैं इस रास्ते में दाखिल हुआ, वहाँ मौजूद कंप्यूटराइज चेकिंग निज़ाम ने बता दिया कि मेरी पुश्त पर खाल के अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ मौजूद है। मेरा असिस्टेंट जॉन फिशर ये सब कुछ देख रहा था। चुनांचे मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की बजाय इसे स्क्रीनिंग रूम का रास्ता खोल दिया और मैं स्क्रीनिंग रूम में पहुंच गया। वहाँ मज़ीद चेकिंग की गई तो मालूम हुआ कि मेरी पुश्त की खाल के अंदर इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई खौफनाक ज्यूइश वायरलेस चार्जर बम रखा गया है। चुनांचे मशीनरी के ज़रिए इस बम को वहीं मेरे जिस्म के अंदर ही ऑफ कर दिया गया और फिर इसे बाहर निकाल लिया गया। इसके अलावा मेरी गर्दन के उकबी सिमत में एक टेलीव्यू बटन भी खाल के अंदर रखा गया था, वो भी इंतहाई जदीद तरीन था। इसे भी ऑफ किया गया। फिर मुकम्मल चेकिंग के बाद जब ये बात कन्फर्म हो गई कि और कुछ नहीं है तो फिर मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर गया और अब आपसे बात कर रहा हूँ। ओवर, डॉक्टर हारंग ने कहा तो कर्नल डेविड की आंखें हैरत
और खौफ से फैलती चली गई। ओह ओह, वेरी सैड। तो इन लोगों ने अपनी गेम खेल भी डाली है। अगर वो मशीनरी ना होती तो अब तक कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुका होता। वेरी सैड। मुझे इस सिलसिले में सदर साहब को रिपोर्ट देनी होगी। और हाँ, अब तो आपको पता चल गया है कि ये लोग किस कदर खतरनाक हैं, और उन्होंने यकीनन आपकी साहब बीवी सूजन को मजबूर कर दिया होगा कि वो आपको कॉल करे। ओह, तो ये बात है। अब समझ गया कि वो किस किस्म की कमजोरी तलाश करना चाहते थे। ओवर। कर्नल डेविड ने इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में बात करते हुए कहा। बहरहाल जो वाकयात थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप प्लीज़ एक काम करें कि मेरी बीवी सूजन के बारे में मालूमात करके मुझे बताएं कि इसके साथ क्या हुआ। ओवर। डॉक्टर हारंग ने कहा। कहाँ रहती है आपकी साहब बीवी सूजन? ओवर। कर्नल डेविड ने होठ चबाते हुए कहा। वो सूजन क्लब की मालिका है। ओवर। डॉक्टर हारंग ने कहा तो कर्नल डेविड बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, तो मादाम सूजन आपकी साहब बीवी रही हैं। ठीक है, मैं इसे जानता हूँ, मैं मालूम करता हूँ और आपको बताता हूँ। ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। वो आके सूजन क्लब जाता रहता था और इसकी कई बार सूजन से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन ये बात इसे मालूम ना थी कि इसराइल की इस कदर अमीर कबीर और हसीन औरत इस साइंसदान डॉक्टर हारंग की बीवी होगी, इसलिए वो हैरान हुआ था। आप प्लीज़ मुझे भी बताएंगे? ओवर। डॉक्टर हारंग ने कहा। मैं बता दूंगा, लेकिन अब आप किसी सूरत भी बाहर नहीं जाएंगे। ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। अब तो बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप बेफिक्र रहें। ओवर। डॉक्टर हारंग ने कहा और कर्नल डेविड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसलिए हमें दरवाज़ा खुला और कैप्टन रैंडल अंदर दाखिल हुआ। इसके एक हाथ में जदीद साख्त का माइक्रो टेप रिकॉर्डर मौजूद था, जबकि दूसरे हाथ में एक पैकेट था जो चारों तरफ से सील्ड था। मिल गई वो टेप? कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा। ये टेप मेजर ब्राउन ने अपने ऑफिस में अपनी तहवील में रखी हुई थी, कैप्टन रैंडल ने कहा तो कर्नल डेविड ने असबात में सर हिला दिया। तुम ये टेप रिकॉर्डर में लगाओ, मैं एक फ़ोन कर लूँ। कर्नल डेविड ने कहा और फ़ोन का रिसीवर उठाकर इसने फ़ोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके इसे डायरेक्ट किया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ GP5। कर्नल डेविड ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा गया तो कर्नल डेविड के चेहरे पर मुसरत भरा फातिहाना तासुर उभर आया। सूजन क्लब की मालका मादाम सूजन का ज़ाती नंबर बताओ, कर्नल डेविड ने पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा और ऑपरेटर ने जल्दी से एक नंबर बता दिया। कर्नल डेविड ने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर इसने तेज़ी से ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक घंटी बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, एक कड़क सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ GP5, कर्नल डेविड बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? मादाम सूजन से मेरी बात कराओ, कर्नल डेविड ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा। मैं सेकंड कमांडर पुलिस बोल रहा हूँ जनाब। मादाम सूजन को हलाक कर दिया गया है, और ना सिर्फ मादाम सूजन को बल्कि इनकी रिहाइशगाह में मौजूद इनके तमाम मुलाजिमीन, जिनकी तादाद 8 है, गोलियां मारकर हलाक किया गया है। इनके गेट के बाहर पहरा देने वाले दोनों दरबानों की लाशें भी अंदर पड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह ओह, तो ये बात है। ठीक है, कर्नल डेविड ने कहा और एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। ये पुलिस वाले अब टकरे मारते रह जाएंगे, ये भला कैसे सूजन के कातिलों को पकड़ सकते हैं? कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या हुआ सर? कैप्टन रैंडल ने जो टेप रिकॉर्डर में माइक्रो टेप लगाए इस इंतजार में बैठा हुआ था कि कर्नल डेविड बात ख़त्म करे तो वो टेप रिकॉर्डर ऑन करे। कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा। वो डॉक्टर हारंग लेबॉर्ट्री से बाहर अपनी बीवी सूजन से मिलने गया था और ये काम इमरान ने बड़ी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। इसने डॉक्टर हारंग की खाल में खौफनाक बम छुपाकर इसे वापस कॉम्प्लेक्स भेज दिया, कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन रैंडल का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ता चला गया। क्या मतलब? क्या वो कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया? कैप्टन रैंडल ने हिकलाते हुए पूछा। नॉनसेंस, हमारे होते हुए कैसे तबाह हो सकता है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम लोग अहमक हो तो कर्नल डेविड भी अहमक है? अगर कर्नल डेविड तुम्हारी तरह अहमक होता तो अब तक इमरान पूरे इसराइल की ईंट से ईंट बजा चुका होता, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। आप खुद ही तो, कैप्टन रैंडल ने कदे सहमे हुए लहजे में कहा। मैंने ये तो नहीं कहा कि कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया है। बोलो, मैंने कहा है, कर्नल डेविड ने मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा। नहीं सर, मगर वो बम, कैप्टन रैंडल ने कहा। वो तो मैंने ट्रांसमीटर कॉल करके कह दिया कि वो चेकिंग करे और चेकिंग में वो बम ट्रेस हो गया और इसे ऑफ कर दिया गया। कर्नल डेविड ने फ़ौरन ही सारी बात को अपने हक में पलटते हुए कहा। ओ सर, फिर तो वाकई आपने कॉम्प्लेक्स को बचा लिया है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैप्टन रैंडल ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा तो कर्नल डेविड का चेहरा मसरत की शिद्दत से चमक उठा। होना क्या था, इस इमरान ने मारिया को जा पकड़ा होगा और मारिया से इसे मालूम हो गया होगा कि वो सूजन डॉक्टर हारंग की कमज़ोरी है। चुनाचा वो सूजन के पास पहुंच गया होगा। वहाँ उन्होंने सूजन के सारे मुलाजिमों को हलाक करके सूजन को मजबूर किया होगा कि वो डॉक्टर हारंग को अपने पास बुलाए
और वो अहमक डॉक्टर हारंग बावजूद तमाम पाबंदियों और हिदायत के इन हालत में भी सूजन की एक कॉल पर इनके पास पहुंच गया। वहाँ इमरान वगैरह मौजूद थे। इन्होंने इसे बेहोश किया और इसके जिस्म में इंतहाई खौफनाक बम फिट किया और इसे ले जाकर सीड फार्म के पास छोड़ दिया। जब इसे होश आया तो वो खामोशी से कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया। मैंने कॉल करके इसे पूछगछ की और फिर मैंने इसे तफसीली चेकिंग के लिए कहा, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि इमरान वगैरह क्या करते हैं। चुनांचे चेकिंग में वो बम ट्रेस हो गया और इसे ऑफ कर दिया गया। कर्नल डेविड ने मुकम्मल तौर पर सारी बात को अपना कारनामा बनाकर कैप्टन रैंडल को बता दिया। ओह, आप तो बेहद काबिल मुबारकबाद हैं सर। वेरी गुड सर, कैप्टन रैंडल ने एक बार फिर खुश आमदाना लहजे में कहा। छोड़ो इन बातों को, ये तो मेरे लिए मामूली बातें हैं। हमें अब इस इमरान को ट्रेस करना है। चलाओ टेप। कर्नल डेविड ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा तो कैप्टन रैंडल ने सर हिलाते हुए बटन ऑन कर दिया। कर्नल डेविड टेप सुनता रहा। ओह ओह, ये तो वाकई नाकाबिल तर्दीद सबूत है। ठीक है, टेप मुझे दो और जाकर इस सुफियान शुबाई को जहाँ भी हो उठाकर यहाँ ले आओ। अब इसे ज़बान खोलनी ही पड़ेगी। जाओ, अभी और इसी वक्त, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। यस सर, कैप्टन रैंडल ने कहा और टेप उठाकर इसे कर्नल डेविड के हवाले कर दी और टेप रिकॉर्डर उठाकर वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जल्दी ले आओ इसे, जल्दी। अब मैं वज़ीर आज़म साहब से खुद ही निपट लूँगा। हूँ, वज़ीर आज़म का दोस्त, मैं देख लूँगा, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, कैप्टन रैंडल ने मुड़े बगैर कहा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।